हेलो। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो आप रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप उसकी प्रिपरेशन को कंसिडर कर रहे हो। बट इस पूरे रेगुलेटरी बॉडी डोमेन के अंदर मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है और वो ट्रेंड ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे नबार्ड ग्रेड ए को एस्पायर नहीं करते। वो आरबीआई, सेबी, एडाई, इफ्सका इन सारे एग्जाम्स को परस्यू करेंगे, इन सारे एग्जाम्स के फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम देंगे, बट नबार्ड ग्रेड ए को बहुत ज़्यादा लोग एस्पायर नहीं करते। माई क्वेश्चन टू यू इज वाई? ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या आपने नबार्ड का फॉर्म फिल किया, क्या आपने नबार्ड की भी तैयारी करी, तो आपका आंसर कुछ ऐसा होता है कि जी नहीं। जी क्यों नहीं? क्यों आप लोगों ने इस प्रिपरेशन को कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसिडर नहीं किया डिस्पाइट नबार्ड बीइंग एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी? एंड आई थिंक द रीजन फॉर दिस इज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस। बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से नबार्ड एक अंडररेटेड करियर ऑप्शन बन के रह जाता है। सो हाय एवरीवन, आई एम तनुश्री एंड वेलकम टू एडुटैब। आज के इस वीडियो में मैं आपके उन सारे मिसकंसेप्शंस, उन सारे फियर्स को आंसर करूंगी जिन्होंने आपको होल्ड बैक करके रखा हुआ है फॉर परस्यूइंग सच एन एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो रीजन है वो है इस एग्जाम को लेकर के इग्नोरेंस, राइट? बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में पता होता है। आरबीआई है, सेबी है, इसके बारे में लोगों को पता होता है, बट नबार्ड की जो नबार्ड का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पैटर्न है, क्या सैलरी है, क्या जॉब प्रोफाइल है, इसके रिगार्डिंग बहुत कम ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पोजीशन, तो नबार्ड ग्रेड ए एक असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पोजीशन है। ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पर होता है। इफ यू टॉक अबाउट द ग्रॉस सैलरी, देन द ग्रॉस सैलरी इज अराउंड 1 लाख पर मंथ। इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, देन द एलिजिबिलिटी इज दैट you have your age, it should not be more than 30 years for the general category, and your minimum marks, you can be a graduate in any discipline with a minimum marks of 60%, and if you have done post graduation, then minimum marks of 55%। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप जानना चाहते हो कि सिलेबस क्या है, इसकी प्रोफाइल और डीप में अगर आप जानना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज गो एंड विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, अगर आप हमारी वेबसाइट edutap.in पर जाके सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, रिगार्डिंग द प्रोफाइल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज गो एंड डू चेक इट आउट, ताकि मेयरली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस आप एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी से हाथ ना धो बैठे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को परस्यू करने से ना रह जाएं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इग्नोरेंस की, एंड आई होप कि अभी तक ये जो क्वेश्चन था ये आपका आंसर हो गया कि एग्जाम है क्या। उसके बाद में आती है दूसरे फैक्टर की बात। दूसरा फैक्टर जो है जिसकी वजह से लोग नबार्ड को परस्यू नहीं करते, दैट इज द फियर ऑफ रूरल पोस्टिंग। रूरल डेवलपमेंट का बैंक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें रूरल एरियाज में भेज दिया जाए। हमें रूरल एरियाज में नहीं जाना, वी वांट टू लिव अ नाइस लाइफस्टाइल। ठीक है, देन लेट मी टेल यू कि नबार्ड जो है या नबार्ड ग्रेड ए में जो पोस्टिंग्स होती हैं या फर्दर भी जो आगे पोस्टिंग्स होती हैं वो कभी भी रूरल एरियाज के अंदर नहीं होती हैं। नबार्ड की जो पोस्टिंग्स होंगी वो होंगी नबार्ड के रीजनल ऑफिसेस के अंदर, और ये सारे रीजनल ऑफिसेस टियर 1 सिटीज या कैपिटल सिटीज के अंदर होंगे। दे आर नॉट लोकेटेड इन द रूरल एरियाज। यस, देयर इज वन पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो नबार्ड ग्रेड बी या नबार्ड ग्रेड सी लेवल पर जाकर आपको मिलती है, बट अगेन यहाँ पर आपकी पोस्टिंग किसी रूरल एरिया में नहीं होगी, किसी बैकवर्ड एरिया में नहीं होगी। यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर होगी। सो पोस्टिंग इज वन थिंग विच यू शुड नॉट फियर, राइट? ठीक है, उसके बाद में जो एक तीसरा रीजन होता है, ठीक है, वो होता है फियर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, हमसे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़वा लो, ESI पढ़वा लो, वी विल बी एबल टू डू इट, बट ARD वी हैव नेवर बीन इनटू दैट डोमेन। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कभी नहीं पढ़ा, तो इसको हम कैसे पढ़ पाएंगे? और ये एक ऐसी चीज है जो नबार्ड को बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से डिफर करती है। ठीक है, और इसका फियर एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से लोग नबार्ड ग्रेड ए को परस्यू नहीं करते। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि ये फियर बिल्कुल भी एक जस्टिफाइड फियर नहीं है। इफ यू आस्क मी, दिस इज नॉट एट ऑल ए जस्टिफाइड फियर, बिकॉज यू सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द नबार्ड ग्रेड ए नोटिफिकेशन
preparation itself, and the syllabus, it tells you that you don't have to master agriculture, you don't have to be an expert in agriculture, right? Like this syllabus topics, they are simple: ecology and climate change, agriculture extension, forestry, fisheries, agronomy, ठीक है? And again, अगर आपको सुनकर भी ऐसा लग रहा है कि किस तरीके के ये टॉपिक्स होंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते होंगे इन टॉपिक से, देन लेट मी टेल यू, देखिए एग्रीकल्चर का जो पूरा पार्ट है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक पार्ट एंड द करंट अफेयर्स पार्ट। इफ यू टॉक अबाउट द स्टैटिक पार्ट, तो स्टैटिक पार्ट जो है यही वो एरिया है जो नबार्ड के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स, यस दे आर बीइंग आस्क्ड, बट द प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स, इट इज वेरी लेस, ठीक है? फेज 1 के अंदर आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अराउंड 32 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक पार्ट से ही आते हैं। तो मेजरली जो आपको प्रेपरेशन करनी है वो स्टैटिक की करनी है एंड नॉट द करंट अफेयर्स, जो कि कम पूछा जाता है, ठीक है? तो पहली चीज तो आपको इस बात को लेकर के नहीं डरना कि अच्छा रोज रोज कुछ नया नया पढ़ना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू कवर योर स्टैटिक पार्ट वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है? उसके बाद में बात आती है कि ये जो स्टैटिक पार्ट है ये कितना वास्ट होगा, हमें कितना सारा पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने सिलेबस अभी दिखाया था उसको देख के बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपको लग रहा है कि बहुत आसान आसान सा है, पर ये आसान है नहीं, यहाँ पर बहुत सारा ये सिलेबस हमें देखने को मिल रहा है। बट लेट मी टेल यू, अगर मैं बात करूं नबार्ड के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, ठीक है, सो दीज आर द 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है? हर साल जो 40 क्वेश्चंस हैं उन 40 क्वेश्चंस में से 20 to 25 क्वेश्चंस इन्हीं 9 चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। these 9 chapters are the most important chapters। तो अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं भी हैं और अगर आप केवल इन 9 चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आपके लिए एग्रीकल्चर एक रोड ब्लॉक नहीं रह जाएगा, आप इजीली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को टैकल कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद में कि मैम ये कैसे पता चलता है कि ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं? सो वी हैव डन द एंटायर रिसर्च एंड इट इज बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस ओनली दैट आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट मैम इट इज नॉट जस्ट अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ में हमें चीजों को पढ़ना होगा। देन लेट मी टेल यू, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं और रोट लर्निंग बेस्ड भी होते हैं। सो हियर मैंने कुछ PYQs का स्निपेट यहाँ पर यूज किया है। तो अगर आप क्वेश्चन देखते हो यहाँ पर कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर डूइंग द कैस्ट्रेटेड फीमेल पिग, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टेज ऑफ इरोजन व्हेन इट बिकम्स एग्जॉस्टिव लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स शो अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स हाउ समथिंग इज डन स्टेप बाय स्टेप। सो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा और उसके साथ साथ में रोट लर्निंग भी चाहिए होगी, ठीक है? ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा कि कैस्ट्रेटेड फीमेल पिग को क्या कहा जाता है, ठीक है? सो यू विल रिक्वायर बोथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रोट लर्निंग एज वेल, बट दिस डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन द ARD, ठीक है? आपको एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपर्ट नहीं होना है, ठीक है? अगर आपने बेसिक एग्रीकल्चर अंडरस्टैंडिंग भी ले ली है सो इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली क्लियर टू यू। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर आपको लगता है कि अभी भी मुझे एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको लेकर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एंड इफ यू थिंक दैट यू नीड अ कंप्लीट गाइडेंस, यू नीड अ बेटर स्ट्रैटेजी, सो हियर यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन के बारे में दिख रहा होगा। आप प्लीज इस वर्कशॉप में रजिस्टर कीजिए, ठीक है? एंड इफ यू आर registering for the workshop, then it will give you complete idea of how to strategize. It is a free workshop, free of cost, but it will give you a complete strategy, a complete book list, complete sources of how you can prepare, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसी वो issues नहीं है। Even if you are doing the self study, आपको कैसे self study करनी है इसकी पूरी information आपको इस workshop पे जाकर के मिल जाएगी, ठीक है? So you can register for the workshop. Now moving ahead, the next fear which is there in the mind of students that it is going to be a regular banking job and there is going to be no contribution to the society, ठीक है? Let me tell you, NABARD के through if social welfare, if social development, it is one of the things you want out of your career opportunity. If these are one of the things you aspire in your future job, then let me tell you, NABARD is an excellent career opportunity because
इट इज द एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और एपेक्स डेवलपमेंट बैंक होने की वजह से नाबार्ड इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर, इन द क्लाइमेट चेंज सेक्टर, इन द अदर डेवलपमेंटल एरियाज, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होगा रूरल डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, जिसके अंदर नाबार्ड काम नहीं कर रहा है। थ्रू इट्स फाइनेंसिंग, थ्रू इट्स फंडिंग, थ्रू इट्स वेरियस प्रोग्राम्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, एंड देयर आर न्यूमेरियस अदर प्रोग्राम्स जिसके थ्रू नाबार्ड जो है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो प्लीज डोंट हैव दिस कंसेप्शन इन योर माइंड कि आपका डेवलपमेंटल कोई रोल नहीं होगा, आप सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। नो, दिस इज नॉट द केस। अगर आप नाबार्ड ज्वाइन करते हो देन यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी का सबसे मेजर सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी का सबसे मेजर सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दैट सेक्टर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट एक्टिवली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, राइट। सो दिस वाज द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन। अब अगर बात करें अगले की, तो एक बहुत ही अजीब सी चीज जो मैंने एस्पिरेंट्स में नोटिस करी है वो ये होता है कि मैम आरबीआई तो ग्रेड बी पोजीशन है बट नाबार्ड ग्रेड ए पोजीशन है, ठीक है। इट इज स्लाइटली लोअर। तो ये जो ग्रेड ए और ग्रेड बी का डिफरेंस होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इस एग्जाम को परस्यू नहीं करते हैं। बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इफ यू आर अ यंग एस्पिरेंट, this thing should not be in your mind that you are working as a grade A officer, assistant managerial level position। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो आपकी लर्निंग्स होंगी, जो आपकी ट्रेनिंग होगी, इट इज गोइंग टू एम्पावर यू सो मच इंटेलेक्चुअली, ठीक है। सो दिस थिंग शुड नॉट बी देयर इन योर माइंड। प्लस इट इज नॉट दैट कि अगर आप ग्रेड ए पे ज्वाइन कर रहे हो तो आप अगले 10 सालों तक, ठीक है, 8-10 सालों तक आप ग्रेड ए पर ही रहोगे। नो, आफ्टर 4 to 5 years आप ग्रेड बी पर भी प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। So this inferiority complex regarding grade A should not be there in your mind, ठीक है। So I think with this I have answered most of the misconceptions which remain there in the minds of the students, which are holding back students from pursuing NABARD grade A, which is an excellent career opportunity. And if this video was helpful to you, then please do subscribe to our YouTube channel. On this note, I am taking a leave from you and I wish you all the very best for your preparation. Thank you so much, students.